जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है आपके अपने चैनल रैंकर जूम पे। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो कि हर एग्जाम में पूछे जाने वाले 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके के एमसीक्यू बेस्ड प्रश्न है। और यह जो प्रश्न है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे। तो पहला प्रश्न हम लोग का यहाँ पे दिया गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। तो जो मौर्य वंश के जो अशोक थे उनके जो शिलालेखों में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका ऑप्शन है पहला संस्कृत है, दूसरा प्राकृत है, तीसरा पाली है, चौथा हिंदी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्राकृत भाषा। और लिपि उनकी क्या थी? तो लिपि थी आपका ब्राह्मी लिपि। इसको याद रखिएगा। अगला हम लोग यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांश उचित था, इस वक्त में किसने विश्वास किया था? तो जो प्राचीन इतिहासकार थे उनका नाम था रोमिल थापर। इनका मानना था कि जो अशोक की नीति के आर्थिक परिणाम के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम के उपलब्धियां वर्णित है? तो यह जो अभिलेख है गुजरात का जूनागढ़ अभिलेख है, इसी में ये वर्णित है। और ये शिलालेख है जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो है रुद्रदामन के विभिन्न उपलब्धियों पे प्रकाश डाला गया है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन जो कि दिसंबर 1886 में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कांग्रेस का जो प्रथम सम्मेलन था उसमें जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे उनकी संख्या थी 2। और दूसरा जो अधिवेशन हुआ था इसमें जो मुस्लिम प्रतिनिधि थे उनकी संख्या हो गई थी 33। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। और वहीं पे जो तीसरा सम्मेलन हुआ था 1887 में, उसमें इनकी संख्या हो गई थी 81। तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। और जो 1886 में जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, इसकी जो अध्यक्षता की गई थी यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और यह अधिवेशन कोलकाता में हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे वे बदरुद्दीन तैयबजी। वहीं हम अगर बात करें कि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रहीमतुल्लाह सियानी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि 1897 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट यह प्रश्न है कि 1897 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अमरावती में जो अधिवेशन हुआ था उसको किनके द्वारा कहा गया कि यह 3 दिवसीय तमाशा है? तो यह जो कहा गया था यह अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा कहा गया था। और इनके द्वारा यह भी कहा गया कि ये जो है 3 दिवसीय तमाशा है। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो भारत में जो राज्य विधान पालिकाओं में जो उच्च सदन है वह विधान पालिका परिषद का है। और यह जो प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 168 में किया गया है कि राज्य की जो विधान पालिका है वह 1 सदस्यीय या 2 सदस्यीय होगी। और जहाँ पे 2 सदस्यीय विधानमंडल की स्थिति होगी वहाँ पे विधान पालिका का जो उच्च सदन होगा वह विधान पालिका परिषद होगा और निम्न सदन जो होगा वह विधान सभा होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसी की राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम है? तो यहाँ पे 4 राज्य दिया गया है। तो इनमें से बताना है कि किस राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश में
कितना है, तो अरुणाचल प्रदेश में 60 है और हिमाचल प्रदेश में 68 है, वहीं मणिपुर में 60 है, वहीं मेघालय में भी 60 है। तो इस तरह इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। और हम अगर बात करें अपने संविधान में, तो संविधान का जो भाग 6 है, अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्यों के विधानमंडल का वर्णन करता है और इसी के अनुच्छेद 170 के अनुसार यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने गए अधिकतम 500 तथा न्यूनतम 60 सदस्यों से मिलकर बनेगी। न्यूनतम 60 सदस्य इसलिए, और वर्तमान समय में 2 इसमें समझिए तो अपवाद है। एक है कि सबसे छोटी जो विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है वह पुदुचेरी है। पुदुचेरी, इसको याद रखिएगा, पुदुचेरी जो है यह आपका, यहाँ पे जो विधानसभा सदस्यों की संख्या यहाँ पे 30 है। वहीं एक हमारा भारतीय राज्य है सिक्किम में इसकी संख्या है 32 और सबसे बड़ी विधानसभा वाला जो राज्य है वह यूपी है, वहाँ पे है 403। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला प्रश्न है कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो जो राज्य विधान परिषद के सदस्यों का जो चयन होता है वह यहाँ पे स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है, शिक्षकों द्वारा भी किया जाता है और स्नातक जो पास होते हैं उनके द्वारा भी किया जाता है। इस प्रकार जो है उद्योगपति जो है इसके द्वारा इनका चयन नहीं किया जाता है। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम जो है 500 सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा यहाँ पे प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग का जो गठन किया गया था वह 1955 में किया गया था और इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे वह जस्टिस MC सीतलवार बने थे। इस प्रकार इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला है कि राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो अभी फिलहाल में जो BPSC प्रोटेस्ट भी चल रहा है उसी के आलोक में एक प्रश्न है ये कि किसी भी राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा चुने जाते हैं। और यह एक क्या है, तो संवैधानिक आयोग है और इसकी चर्चा जो है भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 से 323 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न जो कि है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे राजस्थान से गुजरती है, उड़ीसा से नहीं गुजरती है, त्रिपुरा से गुजरती है। तो इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। और कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच गुजरती है और यह भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला है यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। तो अगला हम लोग का प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में से कौन सा नगर कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है। तो जो कर्क रेखा के जो उत्तर में अवस्थित जो शहर है, उस नगर है या शहर है, उसका नाम बताना है। तो इसमें दिए गए विकल्प में जो है भोपाल है, आइजोल है, रांची है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका आइजोल, जो कि मिजोरम की राजधानी है। आगे बढ़ते हैं, अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। किस पठार पर कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। तो वो कौन सा पठार है जहाँ से कर्क रेखा और जो भारत का मानक समय रेखा है वह एक दूसरे को काटती है। तो यह जो है बघेलखंड का जो पठार है इस यहाँ पे काटती है और यह जो पठार है यह छत्तीसगढ़ में है। ये जो पठार है यह छत्तीसगढ़ में है और यह जो है छत्तीसगढ़ के एक जगह है सूरजपुर, वहीं पे ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटती है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला हम लोग का यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है। तो जो म्यांमार है उसके साथ भारत के किन राज्यों की सीमा लगती है। तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, मणिपुर के बाद मिजोरम। ये जो 4 राज्य है इनकी सीमा जो है म्यांमार देश के साथ लगती है। इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है। तो कौन सा जो जिला है बिहार का वह धारवाड़ चट्टान वाला नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रोहतास। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कि गंगा के मैदान को एक किसके रूप में वर्णित किया गया है। तो जो गंगा का जो मैदान है इसे किस रूप में वर्णित किया गया है। तो जो गंगा का मैदान है इसे जियो सिंक्लाइन या भू अभिनति के रूप में वर्णित किया गया है। इस प्रकार हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। अगला हम यहाँ पे प्रश्न देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग दिवस है यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो विकलांग दिवस है यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। और जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उसके द्वारा वर्ष, इसको याद रखिएगा, 1981 में यह घोषणा किया गया कि प्रत्येक वर्ष 3 दिसंबर को विकलांगता दिवस मनाया जाएगा। और संयुक्त राष्ट्र संघ ने 3 दिसंबर 1992 से इसकी मंजूरी दी कि इसे अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही एक अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। चलिए तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।